वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस मीटिंग में लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर गुलाम नबी आजाद, शरद पवार, शिवसेना के संजय राउत के अलावा टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय और बीएसपी के सतीश चंद्र मिश्रा, द्रमुक के टीआर बालू, बीजेड के पिनाकी मिश्रा, वाईएसआर के मिथुन रेड्डी, एसपी के राम गोपाल यादव, जेडीयू के राजीव रंजन सिंह, एलजेपी के चिराग पासवान, अकाली दल के सुखवीर सिंह बादल समेत कई दीगर पार्टियों के लीडरान ने हिस्सा लिया। खबरों के मुताबिक ये बातचीत कोरोना से निपटने और लॉकडाउन को लेकर हुई थी। मीटिंग में फ्लोर लीडरान ने पीएम मोदी के सामने 5 मांगे रखी हैं। इसमें कोरोना टेस्ट को मुफ्त में करना, रियासतों को बकाया देना, राहत पैकेज को जीडीपी के 1% से बढ़ाकर 5% करने और पीपीई समेत सभी मेडिकल इक्विपमेंट में मुहैया कराने की मांग की गई है। पीएम मोदी के साथ बातचीत में उन सभी पार्टियों के लीडरान शामिल हुए जिनके 5 से ज्यादा एमपी हैं। 25 मार्च को मुल्क गिर लॉकडाउन के बाद अपोजिशन फ्लोर के लीडरान के साथ वजीर आजम की ये पहली बातचीत है। हालांकि वजीर आजम ने इस मुद्दे पर 2 अप्रैल को मुल्क के सभी रियासतों के वज़राए आला से बातचीत की थी। साथ ही वजीर आजम ने कहा है कि 11 अप्रैल को एक बार फिर से वज़राए आला से वो बात करेंगे। कठिन परिस्थिति में जो गरीब वर्ग को लाभ दे सकती है, खासतौर पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से सर, ये आप ही की पहल से खाद्य विभाग के द्वारा जो सर पीएचएच और अंत्योदय के जो कार्ड होल्डर्स हैं उनके अलावा उसके अतिरिक्त 5 किलो गेहूं या चावल अलग अलग राज्यों की मांग के हिसाब से और 1 किलो दाल जो निःशुल्क प्रति व्यक्ति को दी जा रही है सर, मुझे लगता है ये बहुत बड़ी और बहुत लाभदायक योजना है। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है इसकी जानकारी, इसका प्रचार और होना चाहिए सर। कई बार जानकारी के अभाव में ऐसे लाभार्थी जो इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं उन तक ये जानकारी नहीं पहुंचती। इसकी सर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग भी होने की जरूरत है। आज मैं सर बस इतना ही पुनः आपको विश्वास दिलाऊंगा सर कि मैं अपनी पार्टी की तरफ से, लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी की तरफ से, मैं अपनी लोकसभा, जमुई लोकसभा की तरफ से सर, लोकसभा से मुझे निरंतर कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं जो आपके द्वारा उठाए गए तमाम कदमों की सराहना करते हैं, उसकी मजबूती से उसका साथ देते हैं सब। पुनः बस आपको ये विश्वास दिलाऊंगा कि लोक जनशक्ति पार्टी, हमारा पूरा प्रदेश, बिहार प्रदेश, सर खास तौर पर मैं गृह मंत्री जी का भी सर यहाँ से धन्यवाद करना चाहूंगा। जब मैंने गृह मंत्री जी को फोन किया, उन्होंने तत्परता से उसके ऊपर उन्होंने कदम उठाया, तत्परता से उन्होंने कार्रवाई की। पुनः सर आपको ये विश्वास दिलाते हैं पूरा देश सर आपके साथ है। तो आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सभी पार्टियों के लीडरान से बातचीत की थी। उन्होंने अपनी भी राय रखी। साथ ही साथ अब देखना होगा कि क्या कुछ हिकमत अमली रहेगी और इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ आसिफ इकबाल रहेंगे न्यूज रूम से और साथ ही मेरे साथी रहेंगे स्टूडियो से सैयद अब्बास मेहंदी। साथ ही अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे यासिर जिलानी जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। सबसे पहले आसिफ इकबाल, आपके पास में आना चाहूंगा। आज जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग रही, इसमें क्या कुछ इसका निचोड़ निकल कर आया? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे है कि ये मीटिंग काफ़ी अहमियत रखता है। ये आप समझिए कि इस बैठक को काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि अभी तक जितने भी वज़ीर आज़म ने जितने भी लोगों से बातचीत की, जितने भी अभी तक जितने वीडियो कॉन्फ्रेंस किए हैं, उसमें सभी अलग अलग फील्ड के लोग थे, चाहे स्पोर्ट्समैन हो, रेडियो जॉकी हो, चैनल के ऑनर हो, या फिर जितने उलेमा हैं, जितने धर्म गुरु हैं, इन लोगों से उन्होंने बात की। पहली बार पार्टी के लीडर, मतलब आप कह सकते हैं कि लीडर ऑफ द हाउस से, जो जितने भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां, उनके लीडर ऑफ द हाउस से बात की। और कहीं ना कहीं से ये एक बड़ी पहल है क्योंकि अभी तक माना यह जा रहा था कि सबसे बड़ी मीटिंग जो, या सबसे बड़ा वीडियो कॉन्फ्रेंस जो है जितने सीएम से बात किया उन्होंने, वो है। लेकिन आज की इस मीटिंग के जरिए ही आप समझ सकते हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी सोर्सेस के हवाले से हम सभी लोगों के पास मिली और ख़ास तौर पे पिनाकी मिश्रा जो लीडर हैं, लीडर ऑफ द हाउस हैं वो अपने पार्टी के, उन्होंने ये बात कही। फिर उसके अलावा चिराग पासवान से जब हमारी बात हुई, चिराग पासवान ने ये बात कही कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी बातों से अवगत कराया और जब प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि इस बात को लेकर बिल्कुल वो चिंतित हैं, बहुत सोच विचार कर रहे हैं कि आखिर इस पर किया जाए। तो कहीं ना कहीं से एक बात समझिए, क्योंकि ये अंदाज़ा, उम्मीद हमें भी थी कि अभी इस वक्त कम से कम लॉकडाउन तोड़ने की स्थिति में या लॉकडाउन खत्म करने की स्थिति में केंद्र सरकार नहीं है, क्योंकि लगातार जो केसेस हैं, कोरोना वायरस के जो केसेस हैं, जो पॉजिटिव केसेस हैं, वो लगातार उनका सिलसिला बढ़ता जा रहा है। आप समझिए, अगर वर्ल्ड वाइड इसकी अगर ग्राफ की बात करें तो 11 लाख हो चुके हैं
जी। आप सोचिए कि 11 लाख कोरोना पॉजिटिव पूरे वर्ल्ड वाइड हो गए हैं। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो 5,000 का आंकड़ा छू चुका है। तो आप समझिए कि उस वक्त जब आंकड़े बढ़ रहे हो तो उस वक्त लॉकडाउन खत्म करना या लॉकडाउन पे कोई बड़ा फैसला लेना बहुत मुश्किल था। इसीलिए वज़ीर आज़म ने एक इंडिकेट किया है। अभी उस बात पे पुख्ता मुहर नहीं लगी है। क्यों? क्योंकि वज़ीर आलाओं की मीटिंग होने वाली है। जितने भी हिंदुस्तान के वज़ीर आला हैं उनसे वज़ीर आज़म की मीटिंग होनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस होनी है, और उसके बाद वो उन लोगों से अपने जायजा लेंगे और फिर उसके बाद करेंगे। अभी तक जो हमारे सोर्सेज, जो बड़ी खबर मैं आपको बता दूं सफान, जो हमारे सोर्सेज के हवाले से खबर है कि तमाम जो चीफ मिनिस्टर से उनकी मुलाकात होगी, उनसे बातचीत होगी, उसमें वो तय करेंगे कि कौन से स्टेट का रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके से है, कौन सा स्टेट 2 वीक के लिए करना चाहता है, कौन 3 वीक के लिए करना चाहता है, कौन 2 वीक के लिए करना चाहता है। क्यों? क्योंकि अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो वहाँ केसेस कम है, लेकिन नॉर्थ इंडिया की बात करें तो वहाँ केसेस ज़्यादा है। साउथ इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस है। तो उसको देखते हुए अब एहतियात के तौर पे जितने भी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे कि हम कितने कितने दिनों के लिए रखना चाहते हैं। जैसे आपको याद होगा कि तेलंगाना के सीएम ने सबसे पहले कह दिया कि वो 2 जून से ली, क्योंकि अब्बास से जब हमारी बात हो रही थी तो अब्बास ने भी ये बात को जिक्र किया कि इसका मतलब है कि इससे ये बात समझ में आ रही है कि अगर चीफ मिनिस्टर अलग अलग अपनी राय रखते हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने, तो प्राइम मिनिस्टर इस पर जरूर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। और ये बात मान के है कि लॉकडाउन खत्म होता हुआ अभी फिलहाल नहीं दिख रहा है। और आज एक बड़ा फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कर दिया। 17 जिलों को पूरे तरीके से लॉकडाउन कर दिया है, पूरे तरीके से, वहां कोई मूवमेंट नहीं होगा। तो आप समझिए कि ये तमाम एहतियात क्यों बरते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी लॉकडाउन खत्म नहीं होता दिख रहा है। जी, ठीक है। और इस बीच हमारे साथ यासिर जिलानी भी जुड़े हुए हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। खैर मकदम है यासिर जिलानी आपका, और सवाल आपसे ही है। इस वक्त पूरे मुल्क में सवाल यही है, हालांकि अभी पसोपेश की स्थिति इस पर बनी हुई है कि 15 तारीख को लॉकडाउन हटेगा या नहीं, या फिर अभी भी इंतजार करना पड़ेगा लोगों को। देखिए, अभी आतिफ साहब ने बहुत रिसर्च किया और उनकी रिसर्च में बहुत संजीदगी रहती है, हमेशा मैंने इन्हें देखा है। और जिस तरीके से बात रखी और सूत्रों के हवाले से लोगों से, और वजीर आजम साहब ने खास करके जो आज विपक्ष लीडर्स के साथ बात करी है, तमाम लोगों के साथ, उनसे लगभग यही समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन बढ़ेगा, क्योंकि हालात इस वक्त बहुत अच्छे दिख नहीं रहे हैं। जो हमने शुरुआत करी थी, जिस तरीके से हमने इस कोविड-19 की महामारी को लेके हमारी शुरुआत बेहद शानदार रही, और हमारी जो सूबों की सरकार हो या हमारे खुद वजीर आजम साहब अब तक 3 से 4 बार भारत के जनमानस के साथ चुके हैं। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं ये सारी सिचुएशन को, और तमाम हेल्थ ऑफिशियल, हेल्थ सेक्रेटरी, हेल्थ के जो डॉक्टर्स हैं वो अपने काम का अंजाम दे रहे हैं, इसलिए कि हम इस कोविड-19 पे जीत हासिल कर सके। ये महामारी, ये वबा जो है, ये बेहद खतरनाक बताया है। पूरे हिंदुस्तान में बार बार ये कहा जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बार बार कहा जा रहा है कि आप अपने घरों में रहिए, अपने घरों में रहेंगे तो हम ये महामारी जीत पाएंगे। और मैं देखिए, मैं आज एक यूके और चाइना की खास करके एक रिसर्च में पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा कि 18 दिसंबर को शुरुआत हुई थी चाइना के वुहान से, और चाइना में इस वक्त जो वुहान के लॉकडाउन है वो खोल दिया गया है। लेकिन यूके की हम जब बात करेंगे तो यूके में बहुत देर कर दी अथॉरिटी ने बात को समझने में। वहां की मैं बेहद फेमस वहां के ऑथर हैं, भारतीय डॉक्टर, उनकी रिपोर्ट पढ़ा, उन्होंने लिखा कि बार बार वहां की सरकार वहां के को ये बात समझाई कि स्कूल को अब बंद कर दीजिए, कॉलेजेस बंद होने चाहिए, पब्लिक प्लेसेस बंद होने चाहिए, तो वहां देर हो गई। और आज नतीजा आप देखिए, खुद के प्राइम मिनिस्टर वहां पे क्वारंटाइन हैं, वहां पे पॉजिटिव हैं और उनका इलाज चल रहा है। हम सब ये प्रार्थना और दुआ करें कि जो भी लोग पूरे दुनिया में जिस मुल्क में लॉकडाउन की स्थिति है, संक्रमण जिस तरीके से बढ़ रहा है, उन सबके लिए कि वो सब स्वस्थ होकर निकले और इस महामारी पे हम जीते। और ये महामारी आप ये समझ लीजिए, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, जो थोड़ी सी नासमझी कर रहे हैं, उनके लिए मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये महामारी मुझे लगता है कि 1940 के बाद कोई अगर बहुत बड़ी विपदा लोग बता रहे हैं, और हम लोग तो उस वक्त नहीं पढ़ा है, और जो देखा है रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतनी बड़ी विपदा पूरे दुनिया में जो आई है, ये इसको हमें संभलना होगा। लोग समझ नहीं रहे हैं, लोग बात अभी भी नहीं मान रहे हैं। अभी भी ऐसे लोग हैं जो समाज में अपने आप को कहीं हाइड करके रखा हुआ है, वो हमारे हेल्थ ऑफिशियल के साथ कोऑर्डिनेट सही से नहीं कर रहे हैं, हरकतें उनकी बहुत डिफरेंट तरीके से आ रही। लेकिन मुझे लगता है कि जो इस वक्त हम चर्चा करें
कि सरकार क्या कोशिश कर रही है, सरकार किस तरीके से पूरे भारत के अंदर एक तरीके से जो आज यूपी सरकार ने, यूपी के जो चीफ सेक्रेटरी ने 13 से 15 जिलों को संपूर्ण रूप से लॉकडाउन की बात कही, जिसमें यह भी कहा गया है कि सब्जी और दूध तक अब सरकार आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी, क्योंकि हालात बहुत अच्छी नहीं। तो ये समझने की जरूरत है। और मेरा तो सिर्फ संदेश आपके जी सलाम के माध्यम से ये रहेगा, जबान की लोगों को समझना चाहिए, जो लोग नहीं समझ रहे हैं, जो लोग हमारे क्षेत्र के डिस्टेंस को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, अगर आप यकीनी तौर पे नहीं मानेंगे तो फिर के गड्ढे में आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता। ये बेहद खतरनाक वक्त है। इस वक्त भारत में हम हट बेस के मुहाने पे खड़े हैं। हमें दुआ भी करनी है, और हमें जो सरकार और जो हमारे ऑफिशियल हमें हिदायत दे रहे हैं, हमें एडवाइजरी दे रहे हैं, उसे हमें मानना इसलिए जरूरी है कि अगर हम अपने आप को अपने घर के अंदर नहीं करेंगे, और एक इसके डर भी आ रहे हैं, भीलवाड़ा जिसको हम एपिक सेंटर समझ रहे थे कि बहुत बड़े सेंटर के रूप में बहुत तेजी से कवर उसको किया गया है। लॉकडाउन सरकार ने कहा वहां पे रेट कम हुए हैं संक्रमण के, वहां रेट कम हुआ है। तो इस तरीके से तेलंगाना की हम बात कर लें, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने भी आगे बढ़ाने की बात करी है, और भी सूबों के जो वजीर आला हैं वो कोशिश ये कर रहे हैं कि इस लॉकडाउन को थोड़े दिन और बढ़ाया जाए। ठीक है, इसी बीच में सैयद अब्बास का रुख मैं करना चाहूँगा। सैयद अब्बास साहब, अब से कुछ ही देर पहले हमने देखा कि राजस्थान के सीएम ने, अशोक गहलोत ने एक बात रखी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अलग अलग रियासतों में अलग अलग के हालात हैं, अलग अलग आदद व शुमार है, उनका ये कहना है कि ये राज्यों को, यानी कि मुख्यमंत्रियों को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो अपने मुताबिक देखें, और लॉकडाउन लगाना है, और अगर लगाना है तो कितने दिन के लिए लगाना है, किस तरह से लगाना है, वो अधिकार उनको मिलना चाहिए। क्या समझा जाए इससे? देखिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरल और महाराष्ट्र के वज़राए आला ने पूरी तरह से लॉकडाउन को बढ़ाने की हिमायत की है। हाँ। अब अगले कदम पर लोग यही कह रहे हैं कि अब मरकजी सरकार अपने तौर पर शायद, ये लोग ओपिनियन है कि मरकजी सरकार अपने तौर पर हो सकता है लॉकडाउन न बढ़ाए, लेकिन रियासती सरकारें अब सख्त कदम उठाएंगी। और उसकी आज एक मिसाल भी देखने को मिल गई यूपी में, जिस तरह से आपने देखा कि 15 जिलों के 104 इलाकों को हॉटस्पॉट के तौर पर उसकी निशानदेही की गई है। 12 बजे से वहां पर पूरी तरह से उन 104 इलाकों को सील कर दिया जाएगा। हाँ। कर्फ्यू तो नहीं है, जिस तरह से अफवाह उड़ रही है। और जैसे ही ये खबर आई, ये भी खबर आने लगी कि ग्रोसरी शॉप्स पर, किराने की दुकान पर, जनरल स्टोर्स पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कर्फ्यू जैसी सख्ती है, लेकिन कर्फ्यू जैसे हालात नहीं है। हाँ। और हुकूमत, रियासती सरकार, यूपी की रियासती सरकार इस बात को यकीनी बना रही है कि लोगों को किसी भी तरह की बुनियादी सहूलतों से महरूमी नहीं हो पाएगी। लोगों को बुनियादी जरूरतें उनके घरों तक पहुंचाई जाएंगी। तो पहली बात तो ये कि इस पे पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जो आपने सवाल किया कि रियासती सरकारों का क्या कदम होगा, तो अब लोग ये कह रहे हैं कि रियासती सरकारें अब अपने अपने तौर पर अपने अपनी रियासतों में उन इलाकों की निशानदेही करेंगी, हॉटस्पॉट के तौर पर उनको मुकर्रर करेंगी जहां पर कोरोना के मुतासरीन की तादाद ज्यादा है। और होना भी यही चाहिए कि जब तक इस तरह की तादाद बढ़ रही है, जब तक इस तरह के मामला बढ़ रहे हैं, जब तक मामले घटते हुए नजर ना आए, जब तक ग्राफ नीचे ना आता हुआ दिखाई दे, तब तक लॉकडाउन की पासदारी होनी चाहिए। अब ये जुजवी तौर पर लॉकडाउन हो या पूरी तरीके से लॉकडाउन हो, ये फैसला रियासती सरकारों को करना है। क्योंकि अगर लॉकडाउन अचानक से हटा लिया जाता है और ग्राफ बढ़ता रहता है, तो इसमें कोई हिकमत का कदम ये नहीं माना जाएगा। और जिस तरह हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जिस तरह से संजीदा हैं, और उन्होंने अपनी संजीदगी और जिम्मेदारी का इजहार करते हुए ये दिखा दिया पूरी दुनिया को कि इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा सोशल ताना बाना, समाजी ताना बाना, इसके बावजूद भी जिस तरह से हालात पे काबू पाया गया है, थर्ड स्टेज में हम नहीं जा पाए हैं, हमने कंट्रोल कर लिया है। मुतासरीन की तादाद बढ़ रही है, लेकिन दूसरे मुल्कों के मुकाबले हमारे यहाँ सबसे इत्मीनान बख्श बातें ये हैं कि लोग ठीक हो रहे हैं और मौत का जो आंकड़ा है वो कंट्रोल में है। उस तरह से नहीं जिस तरह से खौफ दिखाया जा रहा था, खदशा जाहिर किया जा रहा था, ये बताया जा रहा था, अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि कोरोना की वबा ने हिंदुस्तान को अपने चपेट में ले लिया और ये हिंदुस्तान के लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से मिले बगैर रह नहीं पाते। यहाँ का समाजी ताना बाना बहुत मजबूत है, यहाँ घनी घनी आबादियां हैं, बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, यहाँ बहुत तेजी से कोरोना फैलेगा। तो कि इसमें कोई शक नहीं कि
कि इस कोरोना को कंट्रोल करने में मरकजी सरकार ने, रियासती सरकारों ने, जिला इंतजामिया ने और पुलिस इंतजामिया ने, अस्पताल की इंतजामिया ने बहुत हद तक काबू किया है। और इस वक्त अभी हमें कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक अभी तक हमने ये सफर तय किया है, आगे का सफर इसी तरह से पूरा मुल्क के पूरे अक़वाम, पूरी कौमें मिलकर इस हालात को काबू करेंगी और इस कोरोना की जंग में हिंदुस्तान को फतह हासिल होगी। ये आज मैं दावा कर रहा हूं। ठीक है, आसिफ इकबाल, आपका मैं रुख करना चाहूंगा। कल हमने देखा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने साउथ कोरिया का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि साउथ कोरिया ने जिस तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की है, उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा कि साउथ कोरिया ने सिलसिलेवार तरीके से अपनी टेस्टिंग को बढ़ाया और जिस तरह से टेस्ट किए गए, देखा कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, उसके आधार पर उन्होंने आगे हिकमत अमली बनाई, स्ट्रेटेजी बनाई। उसके मुताबिक हम कह सकते हैं कि अगर हम टेस्टिंग की जो तादाद है उसको बढ़ा देंगे तो कंट्रोल करने में आसानी रहेगी। बेशक इसमें देखिए कहीं भी कोई दो मत नहीं है और जैसा कि यासिर साहब ने भी कहा कि वो तमाम मुल्क जो हैं वो अपने अपने तरीके से हिदायतें बरत रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो उन्होंने बताई बहुत हैरत वाली बात थी कि उन्होंने कहा कि वुहान में लॉकडाउन खत्म हो गया। आप जरा सोचिए कि जिस कंट्री से, जिस देश से, जिस शहर से ये स्टार्ट हुआ वहाँ लॉकडाउन खत्म कर दिया गया और कितने सारे केसेस हुए हैं ये भी तमाम लोगों ने देखा है। इटली और अमेरिका और स्वीडन इसके सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं। अब लेकिन ये सोचना होगा कि हमें हिंदुस्तान के बारे में चिंतित हैं, हम हिंदुस्तान के बारे में सोच रहे हैं, बहुत फिक्रमंद हैं। और आज जिस तरह से वज़ीर आज़म ने तमाम लोगों से बातचीत की, जो उनका लहजा था, एक गार्जियन की तरह एक लहजा था। मैं आपको बताऊं कि हम लोग क्योंकि विजुअली हम लोग वर्क करते हैं और आप समझिए कि विजुअल जो मैं रीड कर रहा था उनके फेस से वो साफ दिख रहा था कि जब घर का गार्जियन जब परेशान हो, क्यों परेशान होता है, उसकी परेशानी ये होती है जब उसके घर के लोगों के, घर के बच्चों को, घर के तमाम लोगों को सही तरीके से तमाम चीज़ें नहीं मिल रही होती हैं, उनको तकलीफ होती है, तो वो आदमी परेशान होता है। आज उसी गार्जियन की भूमिका में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी थे और जिस तरीके से वो लोगों से बात कर रहे थे, क्योंकि हमने पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देखा और जो अभी हमने सुनाया भी तमाम अपने नाजरीनों को कि चिराग पासवान और जब वो बात कर रहे थे तो वो एक एक चीज़, एक पॉइंट नोट कर रहे थे। जब अगर चिराग पासवान ने ये कहा कि देखिए हमने जो लोगों तक खाद पहुंचना चाहिए, जो खाने का सामान पहुंचना चाहिए, उसके बारे में तमाम लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वक्त सबसे जो बड़ी चीज़ है, जैसा कि अब्बास ने कहा कि बहुत ज़्यादा इस वक्त लोग न्यूसेंस क्रिएट कर दे रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि आप कोरोना आ गया, आपके साथ ये हो जाएगा, आपके साथ वो हो जाएगा। लोग बहुत अलग तरीके से इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसमें सबसे जो पहली चीज़ है, हम लोग भी तमाम लोगों से कहना चाहते हैं, जो लोग भी इस्लाम देख रहे हैं इस वक्त, उन लोगों से बहुत इल्तिजा है, उनसे गुजारिश है उनसे कि आप किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे जांचे परखे किसी नतीजे पे मत पहुंचिए। इसको बिना वजह बेवजह इसको बड़ा मत बनाइए। जो चीज़ें हैं, हर चीज़ का, हर मर्ज का इलाज है और इसकी भी कोशिशें हो रही हैं। अभी सबसे पहली चीज़ है इसमें हिदायत रखना है, इसमें आपको सावधानियां बरतनी है। बार बार शुरू से ये कहा जा रहा है आप सावधानी बरतिए, आपको कुछ नहीं होगा। देखिए आप घरों में रहिए, आपके लिए काम करने के लिए हम तमाम लोग हैं। चाहे मेडिकल फैसिलिटी की अगर बात कर लीजिए, आप ग्रोसरी की बात कर लीजिए, आप पुलिस प्रोटेक्शन की बात कर लीजिए, आप मीडिया हाउसेस की बात, सभी अपना काम कर रहे हैं और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको घर पे आराम से तमाम चीज़ें मुहैया हो सके। खबर की बात कर लीजिए, आपको दूध, चाय, चीनी, खाने के सामान की बात कर लीजिए, आपको सिक्योरिटी की बात कर लीजिए, तमाम चीज़ें आपको मुहैया कराई जा रही हैं। इसलिए आपसे इल्तिजा है, आपसे गुजारिश है कि तमाम लोग लॉकडाउन का बेहतर तरीके से पालन करें, घरों के अंदर रहें, क्योंकि जितना वो घरों में रहेंगे उतनी आपकी परेशानियों से आप दूर रहेंगे। दूसरी तरफ एक बात मैं कहना चाहूँगा सफान, कि एक बात समझनी होगी कि जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम लोगों से जब बात की, जितने भी पॉलिटिकल लीडर थे उनसे बात करते हुए उन्होंने उनसे भी डाटाज मांगा, उनसे जानकारी मांगी कि आपके पास आखिर क्या जानकारी है, आपके जो पार्टी वर्कर हैं वो लोग आपको क्या बता रहे हैं वो भी ज़रा बताइए। तो तमाम पार्टी के जो लीडर थे, तमाम जो पार्टी के जो लीडर ऑफ द हाउस थे, उन लोगों ने अपने अपने पार्टीज के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो कहाँ वर्क कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को भी बताया और उसको बजाबते वज़ीर आज़म ने नोट किया। तो ये बात समझनी होगी कि हिंदुस्तान जिस तरह से फाइट कर रहा है, WHO ने ऐसे ही तारीफ नहीं की। WHO ने बहुत कुछ पैरामीटर तय करने के बाद, बहुत डाटा इकट्ठा करने के बाद उसने तब तारीफ की वज़ीर आज़म की और तब हिंदुस्तान की सरकार की और हिंदुस्तान के आवाम की तारीफ की, लोगों की तारीफ की
कि ये लोग जिस तरीके से पूरा कोरोना वायरस को मात देने के लिए अवेयर हैं वो वाकई काबिल तारीफ ठीक है। यासिर जिलानी साहब, जैसा मैंने कहा कि टेस्टिंग बेहद ज़रूरी है ताकि हम इस महामारी में एक दूसरे को समझ पाएं कि किसको इलाज की ज़रूरत है, किसको नहीं, क्योंकि लगातार आबादी बढ़ रही है और ये आदद शुमार जो है वो लगातार बढ़ रहा है पॉजिटिव मरीजों का। ऐसे में हमने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई जिसके बाद ये कहा गया उस अर्जी में कि जो टेस्ट है कोरोना का ये बहुत महंगा है, और उसके बाद हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना रुख साफ किया और कहा कि ये जो टेस्ट है ये फ्री होना चाहिए, या फिर अगर कहीं लिया जाता है इसके एवज में पैसा तो वो कम होना चाहिए। क्या सरकार इस पर काम करेगी? देखिए, मैं खुद पहला इंसान हूँ, मुझे लगता है कि मैंने ये बात आज से एक हफ्ते पहले एक इंसान के साथ जब मैं बात कर रहा था तो मैंने ये बात रखी थी, लेकिन मैं अभी इस पे आऊंगा। एक आप मिनट वुहान लेके चलना चाहता हूँ। वुहान, देखिए आज लॉकडाउन खत्म हो गया, लेकिन आप वुहान और चाइना को समझने की कोशिश करिए। वहाँ की जो सरकार है, वहाँ की जो मानसिकता है, जो माइंडसेट वाली सरकार है, वहाँ पे किसी को इजाजत नहीं इस तरह के प्रचार प्रसार का काम, व्हाट्सएप नहीं चलता, वहाँ मैसेंजर नहीं चलता है, वहाँ पे वो अपना एक चैट करके उन लोगों का ऐप है और वो उस पे भी उनकी नजर होती है वहाँ के अथॉरिटी की, वहाँ पे जो लोग उसको देख-रेख करते हैं। आप उनके खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन हमारे भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती देखिए, यहाँ 1.25 अरब जो लोग हैं उनको हर तरीके की बात करते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग जो इस तरह की अफवाहों के चक्कर में आ जाते हैं, हम कहीं ना कहीं जो लोग झूठ परोस रहे हैं उनके चक्कर में आ जाते हैं। तो इन सारी चीजों पे हमें वाकई बेहद थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और अभी भी कर रहे हैं। और एक बात और बता, उसके चाइना के बाद यूरोप के जो मुल्क हैं, जितने भी यूरोप के मुल्क हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा तो आबादी 10 करोड़ से आसपास ही 10 करोड़ के से कम है, लेकिन भारत की बात जानते हैं कि चाइना के सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, सबसे यहाँ के एक एक राज्यों में यूरोपियन कंट्री के बराबर की आबादी है। उसके बाद भी ये बिल्कुल सही आसिफ साहब ने भी और अब्बास ने भी बहुत शानदार बात ये बताई कि इन सारी इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी भारत की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से वज़ीर आज़म साहब अभिभावक के रूप में, गार्जियन के रूप में आपके सामने रहे हैं, आपको बार-बार बता रहे हैं, इसका कारण है कि आज जो डेथ रेट है वो कम है और जो लोग पॉजिटिव संक्रमण थे वो ठीक होके आए हैं, उनकी जो संख्या है वो उससे बहुत ज्यादा है। और आज भी इस वक्त जब हम ये सही हम फेज में बिल्कुल नहीं जाएंगे, लेकिन हम कहीं ना कहीं उस मुहाने पे जरूर खड़े हैं। उसके बाद भी हम 5000 से ऊपर नहीं गए। अब मैं आपकी स्क्रिप्ट वाली जो चार्ज है प्राइवेट सेक्टर में 4500 कल भी इस पे चर्चा करेंगे। फिर मैं आपके माध्यम से जितने भी हमारे स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन जी हैं उनसे गुजारिश करता हूं कि ये एक बेहद संजीदा सवाल पूरे भारत से आ रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच गया है, क्योंकि हम अमूमन तौर पे अगर एक फैमिली हम भारत में जो लोअर मिडिल और मिडिल क्लास की है उसकी जो ऑलमोस्ट गिनती है वो 8 से 10 लोगों की है, और अगर 4500 रुपया इस टेस्ट के किट का तय किया गया है तो मुझे लगता है ये ज्यादा है एक लोअर मिडिल क्लास के लिए। इस पे सरकार को सोचने के लिए हमने पहले भी कहा है और मुझे लगता है सरकार बेहद संजीदगी पे इस पे काम कर रही है, क्योंकि इस वक्त सरकार सारे फ्रंट को अपने खोल के बैठी हुई है। एक फ्रंट है कि हमारे यहाँ दवाइयों की कोई कमी नहीं, वो आज पूरी दुनिया ने देखा जिस तरीके हमारे पास एक ऐसी दवा है जो अमेरिका जैसा महाशक्ति उसको भी चाहिए, और हमारे वजीर आजम ने किस तरीके से हैंडल किया है ये पूरी दुनिया ने उसको सराहा है, उसकी तारीफ करी है। तो हमारे पास मास्क की थोड़ी कमी है, हमने चाइना को इस वक्त ऑर्डर दे रखा है, वो भी ऑर्डर हमारे पास जल्दी आ जाएगा। और अगर वो आ जाता है तो मुझे लगता है कि जो तमाम रिक्वायरमेंट है अलग अलग सूबों की, चाहे वो तेलंगाना की हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश की हो, चाहे वो कश्मीर की हो, झारखंड की हो, बिहार की हो, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और तमाम जो राज्य हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट में, आसिफ साहब ने बिल्कुल अच्छी बात की, वो हालात भी अच्छे हैं, वहां संक्रमण का रेट कम है। तो मुझे लगता है कि सरकार संजीदगी के साथ अपने हर पहलू पे, हर नुक्ते को करेक्ट और दुरुस्त करके वो इसलिए रखना चाह रही है कि आप उस फैमिली का जो हेड है आज के डेट में भारत, वो है हमारा वजीर आजम नरेंद्र मोदी। और नरेंद्र मोदी सबको, उनका आज से ये कॉल नहीं है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबके लिए काम करने का जो उनकी सोच,
6 साल से भारत के लोगों ने देखा है, जब से वो सरकार चला रहे, वो उसी का मुजाहरा करते हुए आगे इस महामारी, ये कोविड-19 के वक्त भी वही तरीका है। आसिफ साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि जब आज विपक्ष और जो नेताओं से जब वो बात कर रहे थे, अपने सारे नेताओं के साथ जब वो वार्तालाप कर रहे थे, तो बिहार का एक युवा लीडर जिसका नाम चिराग पासवान है, उसने बेहद शानदार उनका वक्तव्य आया चिराग पासवान साहब का, कि उन्होंने कहा कि अगर हमारे वजीर आजम साहब हमारी 30% जो हमारी सैलरी है उस कटौती को और बढ़ा के वो 50 और 100% कर देते हैं, हम सब मानने के लिए तैयार हो जाएंगे और हम अपनी जितनी जो पूरी की पूरी सैलरी है वो हम भारत के लोगों के लिए पीएम केयर्स की जो एक प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है, पूरे भारत के लोग मदद करें, तो आगे चल के भारत के लोगों के ही आने वाली है, उस पे उन्होंने इस तरीके से बात करी है। मैं चिराग पासवान को सलूट करना चाहूंगा कि इस तरह का युवा एमपी, इस तरह का जो एक शानदार नेता हमारे समाज में, इससे लोग प्रेरणा लेते हैं। यासिर जिलानी साहब, बिल्कुल जी, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी रहेगी। और ब्रेक के बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। लगातार हमारे साथ यासिर जिलानी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ इनपुट एडिटर और आउटपुट एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद अब्बास साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अभी हम ब्रेक पे जाने से पहले बात टेस्टिंग को लेकर कर रहे थे, क्योंकि टेस्टिंग बेहद ज़रूरी है, न सिर्फ हमारे दिल्ली के सीएम ने, बल्कि हमने देखा है कि देशों में भी, गैर ममालिक में भी टेस्टिंग पर खासा जोर दिया जा रहा है। तो हमें इस चीज़ पर किस तरह से काम करना चाहिए, मैं आपसे समझना चाहूँगा। देखिए, इस पर बहुत तेजी से काम हो रहा है। अभी तक जो टेस्टिंग हो रही थी वो हो रही थी रियल टाइम पीसीआर टेस्टिंग, जो काफ़ी महंगी थी और काफ़ी लिमिटेड थी, सरकारी अस्पतालों में थी, लोग इसकी मांग उठा रहे थे। लेकिन मेरे ख्याल से कल से परसों तक ये चीज़ें आम हो जाएंगी, इसका ऐलान हो जाएगा। अब जो रैपिड टेस्टिंग एक किट जारी होगी, जैसे आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं उसी तरह से ये रैपिड टेस्ट की एक टेस्टिंग किट होगी, जो ईजिली छोटे छोटे इलाकों तक जहां पैथ लैब्स होती हैं, पैथोलॉजीज होती हैं, वहां पर ये इजीली अवेलेबल रहेंगी और बहुत कम 400 से 500 रुपए लोग बता रहे हैं कि इसका चार्ज लगेगा और उसमें टेस्टिंग हो जाएगी। ये वजीर आजम ने इसीलिए कहा था कि आगे जो आने वाला हफ्ता है वो टेस्टिंग, ट्रेसिंग, क्वारंटीन और आइसोलेशन का हफ्ता है, क्योंकि अब चीजें बढ़ रही हैं। तो उसको देखते हुए कल से परसों तक, आज 8 तारीख है, 9 या 10 के बीच में ये अब ये रैपिड टेस्टिंग का ऐलान हो जाएगा। तो रैपिड टेस्टिंग से कोई भी टेस्ट कर सकता है और सरकारें भी रैंडमली टेस्टिंग करेंगी उन इलाकों में जिन इलाकों में इसकी तादाद, मुतासरीन की तादाद ज़्यादा है। सरकारों की उन इलाकों में नज़र है। सरकार उन, जैसे यूपी ने आज कदम उठाया, हो सकता है कि दिल्ली में भी वो कदम उठाए जाने शुरू हो जाए, क्योंकि कल इसका इशारा वजीर आला केजरीवाल ने दिया था, वजीर आला केजरीवाल ने दिया था, इसका इशारा दिया था। उन्होंने कहा था कि साहब अब जो दौर है उसमें हम उन इलाकों को देखेंगे कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा तादाद है, उन इलाकों को, अगर जो आज यूपी में हुआ है, उन्होंने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन इलाकों को हम सील कर देंगे, उन इलाकों को क्वारंटीन कर देंगे, वहां से फिर किसी को बाहर से अंदर आने की इजाजत होगी, ना अंदर से बाहर जाने की इजाजत होगी। तो ये रैंडम टेस्टिंग भी होगी, रैपिड टेस्टिंग भी होगी। तो इससे ये जो आपने सवाल किया, ये मसला बहुत जल्दी और बहुत तेजी के साथ हल हो चुका है। बिल्कुल ठीक है। आशिफ इकबाल क्या कुछ कह रहे हैं? था सफान की, देखिए जिस किट की आप बात कर रहे थे, उसकी शुरुआत एर्नाकुलम से हुई है। और मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा कि अगर वो मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो जरूर वो उस पैकेज को दिखाएं जिसमें विस्तार तरीके से, मतलब एलोब्रेट तरीके से दिखाया गया है कि एर्नाकुलम में किस तरीके से वो किट जो है वो किट किस तरीके से लोगों के लिए मुहैया कराई जा रही है। टेस्टिंग किट है वो, हो सकता है इस प्रोग्राम के बाद हम आपको दिखाएं, लेकिन वो जरूर हम अपने नाज़रीन को दिखाएंगे कि किस तरीके से वो टेस्टिंग किट लोगों को मुहैया कराई जा रही है। और खास तौर पे सबसे जो बड़ी चीज है कि वो आम लोगों के लिए मुहैया कराई जा रही है। और अभी फिलहाल वो टेस्ट, मतलब उस टेस्टिंग किट को भी एक ट्रायल के तौर पे उसको